हमने यहाँ तक पढ़ा कि ततारा बार बार बोले जा रहा है युवती को कि गाना क्यों रोक दिया, गाओ। और वो लड़की पूछ रही है उससे कि तुम बताओ कौन हो, पर वो बता नहीं रहा है और वो सिर्फ कह रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ। आगे से पढ़ते हैं। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब वो जो युवती है वो गुस्सा होने लगी और सोचने लगी, और अंततः और अंत में क्या किया, उसने निश्चय किया कि एक बार फिर से बहुत ही कड़े स्वर में विरोध करते हुए पूछेगी। ठीक है, बहुत ही गुस्से में थी वो, और एक बार और पूछने का वो निश्चय कर रही थी। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब क्या हुआ, वो लड़की बहुत गुस्से में हो गई, गुस्सा आ गया उसे। कहती है कि ढीठता की हद है, बहुत ही मतलब ढीठ आदमी कहते हैं ना, जो सिर्फ सुन सुनकर और अनसुना कर दे रहा है बात को, कोई जवाब नहीं देता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, ढीठ आदमी बोलते हैं। तो उसने कहा कि ढीठता की हद है, तुम तो बहुत ढीठ आदमी हो। मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ तुम कौन हो, तुम कौन हो, और तुम सिर्फ गाना गाओ का राग अलाप रहे हो। आखिर क्यों? तुम्हें क्या गाँव का नियम नहीं मालूम? बस इतना बोलकर वो जाने लगी। तभी ततारा, जब वो जाने लगी तब ततारा को कुछ होश आया। तब वो अपने जो बेसुध हो चुका था गाना गाने के लिए, तो उसे थोड़ा होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे उस लड़की के, उस युवती के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। तो उसने उस लड़की का रास्ता रोका और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंख युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब यहाँ पे क्या है, वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें देखकर, तुम्हारा गाना सुनकर मैं थोड़ा विचलित हुआ, और जीवन में आज पहली बार मैं थोड़ा, मेरा ध्यान भटक गया। नहीं तो वो तो सिर्फ लोगों की मदद ही करते रहता है हमेशा। तो आज उसका ध्यान थोड़ा भटक गया, उसे देखकर, लड़की को देखकर और उसके गाने को सुनकर। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो। तो ततारा बहुत ही विवशता में, बहुत ही आग्रह, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा उस लड़की से कि अपना नाम मुझे बता दो। उसकी आंख युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब उस लड़की को दिखाई दिया कि ये आदमी अच्छा है, ठीक है, और सच्चा है। तो उसने, अपनी युवती ने अपना नाम कहा। वामिरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची और उसने अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम क्या था? वामिरो। ठीक है, वामिरो, वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। अब उसने कहा कि वामिरो कितना अच्छा नाम है, तुम कल भी आओगी ना यहाँ पे? तब वामिरो जवाब देती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्य मनस्ता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, अन्य मनस्ता मतलब कि बहुत ही अजीब तरीके से, बेढंगे से उसने कहा कि मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी। वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। अब ततारा, वो जब जा रही थी दौड़े दौड़े अपना लपाती गांव की तरफ जा रही थी, तो ततारा ने कहा कि मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर, मतलब कोई चट्टान का टुकड़ा था, पहाड़ का टुकड़ा था, पत्थर का टुकड़ा था जिसपे वो बैठी हुई थी वामिरो। तो कह रहा है कि मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। अब यहाँ पे क्या है, युवती घर पहुंचने के बाद
कुछ अजीब सा महसूस करने लगी और वो उस ततारा के बारे में ही सोचने लगी कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी जैसा दृश्य वहाँ पे हुआ था, जो कुछ भी बातें उन लोगों के बीच हुई, वो सब उसके मन में आने लगा। ठीक है, उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। अब वामिरो ने भी ततारा के बारे में कहानी सुन रखी थी, क्योंकि क्या क्या कहानी कि उसके पास एक लकड़ी की तलवार है जिसका उपयोग वो अब आम इंसानों के सामने नहीं करता है, दूसरे इंसानों के सामने नहीं करता है, वो सभी इंसानों की मदद करता है। पर उसने आज ततारा का एक अलग ही रूप देखा, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। ततारा क्या था? बहुत ही सुंदर था, बलिष्ठ मतलब बहुत ही बल था, उसमें बहुत ताकत थी, और बहुत ही शांत और सभ्य और भोला इंसान ततारा लगा किसको? वामिरो को। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, वामिरो कुछ ज़्यादा ही ततारा के बारे में सोचने लगी। उसे उसमें एक अच्छे जीवन साथी का चेहरा दिख रहा था ततारा में, वामिरो को। पर यहाँ पे है कि ये प्रथा नहीं थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव के युवती के साथ में विवाह करें। ठीक है, ये परंपरा नहीं थी। तो उसे इससे बेहतर लगा, अगर किसी तरह का संबंध दूसरे गांव के युवक युवती का होता है तो बहुत सारी विरोधों का सामना करना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो वामिरो को लगा कि वो ततारा को भूल जाए, किंतु यह असंभव जान पड़ा। पर ये असंभव जान पड़ा उसे, वामिरो को। वो बार बार ततारा के विषय में ही सोचने लगी। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। अब ये क्या थी, ततारा और वामिरो दोनों ही बेहद ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे बहुत बेचैनी के साथ शाम का, कि कब शाम होगी और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। ततारा भी क्या है, वो भी वामिरो के विषय में सोच रहा है। उसके पूरे जीवन में ऐसा कभी उसने महसूस नहीं किया था। ठीक है, किसी के लिए ऐसा कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया था उसने। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब दिन ढलने के बाद काफी पहले ही, अब वो बहुत ही शाम होने से पहले ही, बहुत पहले ही के समय में वो उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहाँ पे वामिरो बैठ के गाना गा रही थी। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो न आई तो। अब वहां पे पहुंच गया है जहाँ पे वो लोग मिलने वाले हैं, पर ये क्या है, ततारा को शक हो रहा है कि कहीं वामिरो दूसरे गांव की है। ये सोचकर मैं दूसरे गांव का हूँ, वामिरो आएगी या नहीं। अब दोनों के बीच क्या है, वामिरो भी ततारा से प्रेम करने लगी है और ततारा भी वामिरो से प्रेम करने लगा। यह सोच ही रहा था ततारा कि वामिरो आएगी या नहीं। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब क्या है, वो सोच ही रहा था कि वह आएगी या नहीं आएगी, पर कुछ निर्णय मतलब उसे कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। फिर भी वो वामिरो की प्रतीक्षा कर रहा था और शाम भी क्या है, खत्म हो रही थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। तो वो क्या बार बार लपाती गांव की तरफ देख रहा था। अब समुद्र किनारे नारियल का पेड़ था, तो वहां पे पेड़ों के पीछे एक आकृति, कुछ छाया उसे दिख रहा था। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। अब वामिरो क्या है, वो भी आ चुकी थी, पर ततारा को पता नहीं था कि वामिरो आ चुकी है। वो चट्टान के पास नहीं आकर एक नारियल के पेड़ों के पीछे में वो खड़ी थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। अब क्या, थोड़ा अंधेरा हुआ तो
जब शाम ढलने लगा तो वामिरो ततारा के सामने आई, ततारा के पास आई और इधर उधर देख भी रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। फिर तेज कदमों चलती ततारा के सामने ठीक ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, पर दोनों कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। ऐसे काफी समय बीत गया, ऐसे ही खड़े खड़े। और जब वामिरो को लगा कि अंधेरा ज्यादा हो चुका है तो वो घर की तरफ भाग गई। और ततारा अभी भी कुछ नहीं कह पा रहा था, वो भी चुप था, शब्दहीन था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहे थे।